आगे बढ़े तो आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय से जो आपका चैप्टर 3 है धातु अधातु या मेटल नॉन मेटल, तो उसके अंतर्गत प्रश्न है अपना आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो है इसके जो अणु होते हैं इनके अणुओं के बीच में अंतर आयनिक बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको यदि आपको तोड़ना है या अलग अलग करना है तो उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनके जो गलनांक है उच्च होते हैं। तो एक इसको हम ये मान लीजिए एक यौगिक, ये आपका आयनिक यौगिक है, इसके अंदर ये अणु है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है ये एक दूसरे को अपनी ओर जिस बल से खींचते हैं उसको अंतराणु बल बोलते हैं। ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अब यदि आपको इस यौगिक को तोड़ना है या गलाना है तो उसके लिए आपको अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर के इन अणुओं में प्रसार हो जाएगा, इनकी अणुओं की गति बढ़ जाएगी और ये फैल जाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा। अधिक मात्रा में आप जब इसको ऊर्जा दोगे तब जाकर के ये अणु क्या होंगे, इनकी गति बढ़ जाएगी और ये फैलने लगेंगे इस प्रकार, और फैलेंगे जैसे ही तो ये क्या हो जाएगा, आपको गलत अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका जो अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत प्रबल होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कोई भी धातु जो क्रियाशील, चाहे लोहा हो, कॉपर हो, जो क्रियाशील धातु उसके लिए आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे तो वो उससे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो सिंपल है इसका, कोई भी अभिक्रियाशील धातु को यदि हम हाइड्रोक्लोरिक या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आगे दिया है आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें वही प्रोसेस हुई, जब आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन, लोहे की छीलन या आयरन या Fe बोलते हैं जिसको, उसको मिक्स करोगे या मिलाओगे तो वो है अभिक्रिया करेगी। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप वो विलयन जो है हरा हो जाएगा, क्योंकि ये फेरल सल्फेट बनाता है, तो फेरल सल्फेट का विलयन हरा हो जाएगा और प्लस उसके साथ में आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जैसे आपका आयरन तो Fe प्लस तनु सल्फ्यूरिक तो H2SO4, तो ये आपका FeSO4 तो बना देगा और लास्ट में क्या बन जाए, बचेगा FeSO4 प्लस H, ये आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसी के हिसाब से भी हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, और यदि इसको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि कोई भी धातु जब किसी अम्ल से क्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस प्लस एक दूसरा जो उत्पाद है वो जिस भी धातु से क्रिया करेगी उसका उत्पाद प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो
ये आपका अभिक्रियाशील धातु वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। या इसको हम एक तरीके से समझते हैं, जैसे मान के चलो कि इस पात्र में आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है या H2SO4 भरा। अब इसमें आपने लोहे की छीलन या आयरन को मिक्स किया, तो इसमें आपने ये आयरन के छीलन डाल दी या आयरन की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करा। तो इस क्रिया के उपरांत क्या होगा कि जैसे ये क्रिया करेगा तो फेरल सल्फेट का हरा विलयन आपको प्राप्त होगा। ये क्रिया होने के बाद का एक चित्र है, इसमें फेरल सल्फेट यानी ये क्रिया करेगा तो इसका हरा विलयन आपको प्राप्त होगा। पूरी विलयन का है फेरल सल्फेट यानी FeSO4 का ये विलयन, तो फेरल सल्फेट बन गया है FeSO4 मतलब फेरल सल्फेट। तो और इसके बाद प्लस में इससे क्या निकलेगी, ये आपकी हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, यानी आप आयरन की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो उससे क्या होगा, आपको फेरल सल्फेट का हरा विलयन प्राप्त होगा और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगी। बिल्कुल भी सरल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा या डालने से क्या होता है। जब आप जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालोगे तो आयरन सेकेंड सल्फेट है उसके विलयन का रंग उड़ जाएगा, विलयन का रंग उड़ जाएगा और रंगहीन जो विलयन प्राप्त होगा या जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होगा, जो रंग है इसका वह उड़ जाएगा और रंगहीन जिंक सल्फेट का आपको विलयन प्राप्त होगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि जो आपका जिंक है उस पर जो आयरन है उसकी जिंक पर परत चढ़ जाएगी, जिंक पर आयरन की परत चढ़ जाएगी। देखिए जैसे ये आपका आयरन सेकेंड का विलयन, ये आयरन सेकेंड का विलयन, आयरन सेकेंड का विलयन, इसमें आपने जिंक डाल दी। अब इसमें प्लस क्या कर दी, जिंक। इसमें जैसे ही आपने जिंक मिलाई तो जो जिंक है वो आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन के साथ में क्रिया करेगा और क्या करेगा, ये जो विलयन इस विलयन का जो रंग है वो उड़ जाएगा, यानी इसका रंग कैसा हो जाएगा, रंग यानी किसी भी रंग का नहीं रहेगा, श्वेत रंग। इसका रंग या जिंक सल्फेट, रंगहीन जिंक सल्फेट का आपको विलयन प्राप्त होगा तो आयरन की जिंक पर परत चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये आयरन की जिंक सल्फेट की क्या है, ये आयरन की परत जिंक पर इसकी क्या है, परत, आयरन की परत। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। जब आप आयरन सेकेंड के या आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में जिंक को डालोगे या जिंक को मिलाया जाए तो
उससे जो आपका आयरन सेकेंड है उसका आयरन सेकेंड सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग क्या हो जाएगा, रंगहीन, और आपको जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। ये आपका क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। विलयन का रंग कैसा है, बिल्कुल श्वेत, या ये रंगहीन आपको प्राप्त होगा। या रंगहीन विलयन प्राप्त होने के बाद दूसरी बात है, जिंक पर आपके जो आयरन है उसकी परत चढ़ जाएगी। ये आपकी जिंक पर आयरन की परत इस प्रकार। और इसका यदि समीकरण देखें तो इसका समीकरण है Zn, समीकरण Zn यानी आपको जिंक में मिलाना है आयरन सल्फेट, यानी Zn प्लस FeSO4, FeSO4, इससे आपको मिल क्या रहा है, इक्वल जिंक पर इसका जिंक सल्फेट का, यानी ZnSO4 प्लस F, यानी ये Fe की परत इस पर चढ़ जाएगी, आयरन की परत चढ़ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल था, चित्र के माध्यम से समझ में आ गया हो तो अच्छा है, और समीकरण के माध्यम से समझ में आ गया हो तो और अच्छा है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या एवं उसका उदाहरण दे। उभयधर्मी मतलब ऐसी ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करे, उसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उदाहरण यदि ले लें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, दूसरा आपका जिंक ऑक्साइड। या इस तरीके से समझे, उभयधर्मी जो ऑक्साइड है अम्लीय और क्षारीय, इन दोनों अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड इन दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित, इन दोनों के गुणों को जो प्रदर्शित करता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो पहला आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यानी आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा आपका है जिंक ऑक्साइड, ZnO, ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड। ये दो उदाहरण हो गए और इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, यानी जो ऑक्साइड है ऐसी ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय